सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार सीबीआई, ईडी, आईटी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधी दलों के खिलाफ कर रही है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए इलेक्शन है, वहाँ मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। एक दो नहीं, हिंदुस्तान की 7 सरकारें आपने 8 साल में गिराई हैं। तो क्या सच में बीजेपी का विरोध करने वाले दलों या कहें कि जो दल बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी की छापेमारी हो रही है? क्या इन एजेंसियों ने अपनी विश्वसनीयता बीजेपी के दफ्तर में गिरवी रख दी है? इन एजेंसियों की विश्वसनीयता आज सवालों के कटघरे में क्यों है? मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है, हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को, एमएलएस को, एमपीस को, मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं। मैंने इन आरोपों की पड़ताल करने की कोशिश की तो कई रिपोर्ट से मिली, क्योंकि मोदी सरकार के कार्यकाल की विश्वसनीयता पर सवाल है। 2014 में नारा दिया गया था कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। तो क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई? तो फिर सवाल है कि हजारों करोड़ रुपए रैलियों में खर्च होने वाला पैसा कहां से आता है? दरअसल 3 मार्च 2023 को कर्नाटक में बीजेपी विधायक का घूसखोर बेटा 40 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ, जिसके घर से 6 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की गई। तो क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? इस पर प्रधानमंत्री मोदी कब बोलेंगे? वो बीजेपी के तमाम नेता जो भ्रष्टाचार पर लालू एंड फैमिली को कटघरे में खड़ा कर देते हैं और सवाल पूछते हैं, वो अपने नेताओं के भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी में जो जितना भ्रष्टाचार करेगा वो उतने बड़े पद के योग्य के लायक होगा। इतना ही नहीं, मेघालय में परिवारवाद के बहाने भ्रष्टाचार के खिलाफ अमित शाह हल्ला बोल रहे थे। मेघालय आज फैमिली फर्स्ट के बजाय पीपल फर्स्ट वाली सरकार चाहता है। लेकिन अब परिवारवादी पार्टी के साथ बीजेपी ने गठजोड़ कर सरकार बना ली, तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? सोचिए, ये हर राज्य में परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं उस पर नहीं बोलते हैं। पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं उन पर नहीं बोलते हैं। लेकिन मेघालय में हार के बाद सत्ता के लिए उसी परिवार के सामने घुटने टेक देते हैं, जिस परिवार को भ्रष्टाचार के लिए कोसते रहे। परिवारवाद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बहरहाल सवाल ये है कि मोदी सरकार कितने ईमानदार है, क्योंकि प्रचार तो यही हो रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वार तो विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ। सारा विपक्ष मिलकर अपना एक मेरे सुर मेरा तुम्हारा करना चाह रहा है, पर उसके बाद इनका गीत नहीं बन पा रहा है। ये सिर्फ जनता के बीच नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि सच ये है कि भ्रष्टाचार में सब लिप्त हैं। सोचिए, जब यूपीए के समर्थन से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की भूमिका को लेकर क्या कहा था? शायद आपको याद भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की भूमिका पर टिप्पणी की थी। कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद ऐसा तोता बन गई है जो अपने मालिक की बोली बोलता है। तो क्या सीबीआई ने मालिक के इशारे पर सिसोदिया को गिरफ्तार किया? देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप विपक्ष के नेताओं पे मुकदमा कर रहे हैं। यूपी 42,000 करोड़ रुपए भारत में अडानी की कंपनी में लग रहा है। आप नेता संजय सिंह ने मोदी सरकार से अडानी को लेकर सवाल पूछे। आखिर अडानी के भ्रष्टाचार पर कब सीबीआई, ईडी, आईटी की रेड पड़ेगी? कब अडानी के साथ मोदी सरकार के भ्रष्टाचार पर एक्शन होगा? इस पर कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है। सारी की सारी सरकार को ट्रोल बनाने का काम, सदन को स्थगित करने का काम, रेप्यूटेशन असैसिनेशन का काम इस एक मित्र को बचाने के लिए किया जा रहा है। वैसे इन आरोपों का सच क्या है? आप सोच रहे होंगे कि मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ डंडा चला रही है, इसलिए विपक्ष बिलबिलाया हुआ। चलो मान लिया कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, तो फिर आपके मन में यह सवाल नहीं आता कि विपक्ष ही क्यों एजेंसियों के निशाने पर है और एजेंसियों को कटघरे में विपक्ष क्यों खड़ा कर रहा है? आखिर सत्ता पक्ष से एजेंसियों का क्या गठजोड़ है जिनका भ्रष्टाचार नहीं दिखता है? क्योंकि जिन बीजेपी नेताओं के खिलाफ सीबीआई पहले जांच कर रही थी, वो आखिर मोदी सरकार के आने के बाद ठंडे बस्ते में
वो जांच क्यों चली गई? एक का भी नाम बता दीजिए जिसके ऊपर आपने कार्रवाई की हो। मुकुल राय हो गए, हेमंत विश्व शर्मा हो गए, शुभेंदु अधिकारी। 20 सितंबर 2022 को द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट छपी जिसके मुताबिक यूपीए के दौर में सीबीआई जांच के घेरे में लगभग विपक्ष के 60% नेता हुआ करते थे। फिर आती है 2014 में मोदी सरकार। उसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर 95% हो गया। 95%, यानी कि 95% विपक्षी नेता सीबीआई जांच के कटघरे में खड़े हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यही सीबीआई जब कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के 10 सालों के दौरान काम कर रही थी तब 72 नेताओं के खिलाफ ही सीबीआई जांच कर रही थी। उनमें से 43 नेता विपक्ष के थे जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता हुआ करते थे। उनमें से 12 नेताओं से सीबीआई ने पूछताछ की। तब इस एजेंसी के निशाने पर आज के गृह मंत्री अमित शाह भी हुआ करते थे, जबकि 29 नेता कांग्रेस या उसके सहयोगी पार्टियों से जुड़े थे जिनके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही थी। लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए यानी कि मोदी सरकार की पिछले 8 साल के कार्यकाल में करीब 124 नेताओं को सीबीआई जांच का सामना करना पड़ा, जिसमें से 118 विपक्षी दलों के नेता हैं, यानी कि 6 लोग जो बचते हैं उनमें भी कोई बीजेपी नेता नहीं है। और 95% केसेस सारे विपक्ष के खिलाफ हैं या उन लोगों के खिलाफ है जो सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार को आईना दिखाते हैं, चाहे वो। बल्कि बीजेपी विरोधी लोगों पर सीबीआई, ईडी, आईटी की कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन एक भी बीजेपी नेता इन एजेंसियों के निशाने पर नहीं है। येदियुरप्पा जो ईडी और सीबीआई दोनों के केसेस लड़ रहे हैं क्योंकि चुनाव आ गया, मोदी जी उनका हाथ थाम कर घूमेंगे। आपको लगता है ये प्रयोग है या संयोग है? तो क्या केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद भी विपक्षी ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं? क्या मोदी सरकार विपक्षी दलों के भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पा रही है? वैसे ये कहावत तो सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भारत में भ्रष्टाचार भी वैसा ही है, जिसकी सरकार वो दौलत का सरदार। इस बात को बीजेपी से ज्यादा आप कोई नहीं जानता और समझता होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिलता है। ज्यादातर जगहों पर सरकार बीजेपी की है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार विपक्षी दलों से लड़ रही है। मोदी सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। अगर सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो फिर आखिर भ्रष्टाचार करने वाले लोग कौन हैं, जिनकी वजह से आज भी करप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार नहीं हो रहा है? कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे? दुनिया भर के 180 देशों पर करप्शन पर स्टडी की जाती है जो हर साल जारी की जाती है। उसमें भारत 180 देशों की लिस्ट में 40 अंकों के साथ 50वें नंबर पर है, 85, जबकि 2014 में जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2 अंकों का सुधार है। सोचिए, 8 साल से ज्यादा का समय मोदी सरकार को बीत गए, फिर भी करप्शन पर भारत की स्थिति शर्मनाक बनी हुई है। सवाल है कि जब करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है तो फिर कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर दी। 40% कमीशन खोरी की महाभ्रष्ट सरकार का क्या निवारण कर रहे हैं? ना सीबीआई जाएगा, ना ईडी जाएगा, ना इनकम टैक्स जाएगा। क्या मोदी सरकार या फिर बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? इसका मतलब है कि मोदी सरकार में भी करप्शन जमकर हो रहा है, लेकिन जांच की बात आते ही मोदी सरकार पल्ला झाड़ लेती है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोप मोदी सरकार पर नहीं लगे, बड़े बड़े आरोप लगे हैं, लेकिन सरकार की मनमानी के चलते जांच नहीं हो रही है। जबकि सच ये है कि मोदी सरकार पर नोटबंदी घोटाले का सबसे बड़ा आरोप लगता है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी हो। दूसरा पीएनबी घोटाला, जिसमें हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने लाखों करोड़ रुपए का बैंकों को चूना लगाकर विदेश फरार हो गए। तीसरा बड़ा आरोप लगता है कि विजय माल्या को लेकर, जो सरकारी बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए लेकर 2 मार्च 2016 से लंदन में बैठा है। चौथा बड़ा आरोप मोदी सरकार पर ललित मोदी को लेकर लगता है। उन पर देश में क्रिकेट मैनेजमेंट में वित्तीय गड़बड़झाला और मनी लॉन्ड्रिंग के करीब 24 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिनका नाम राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज से जुड़ता है। पांचवा बड़ा आरोप अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी को फायदा पहुंचाने का लगता है। छठवां बड़ा आरोप पीयूष गोयल पर कांग्रेस ने लगाया।
दावा किया कि गोयल ने 10 रुपए की कीमत वाले शेयर 9,950 रुपए में ऐसी कंपनी को बेचे जो ऊर्जा क्षेत्र में जुड़ी रही। ऐसा तब हुआ जब पीयूष गोयल ऊर्जा मंत्री थे। सातवां बड़ा आरोप मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले को लेकर लगता है। आठवां बड़ा आरोप राफेल विमान सौदे में मोदी सरकार पर बड़ा घोटाला करने का लगता है। नौवां बड़ा आरोप 22 जून 2022 को तब सामने आया। आरोप लगा कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम की कंपनी ने 34,615 करोड़ का घोटाला किया। 34,615 करोड़ का घोटाला किया। ये छोटी मोटी रकम नहीं है। यह मामला तब सामने आया जब 17 बैंकों ने DHFL कंपनी के पूर्व CMD कपिल वधावन और डायरेक्टर धीरज वधावन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। नौवां बड़ा आरोप अडानी को बड़ा फायदा पहुंचाने का लगता है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ने निवेशकों के साथ धोखा किया, जिसके बाद अडानी के साथ निवेशकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद सो कॉल्ड स्वतंत्र एजेंसियां जांच क्यों नहीं कर पा रही हैं? कि विपक्ष जेपीसी की मांग वापस ले ले तो बीजेपी राहुल गांधी जी की माफी की मांग वापस ले लेंगे। इन सभी आरोपों के बावजूद अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद को क्लीन चिट देते रहते हैं। वो कहते हैं कि इतने सालों के कार्यकाल में 1 रुपए का घोटाला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई एक घोटाला नहीं ढूंढ सकता, घोटाला ढूंढना मुश्किल। तो सवाल है कि संगठन को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है? क्या सिर्फ चंदे से मिलने वाले पैसे से ही पार्टी का खर्च, चुनाव और प्रचार प्रसार में लगने वाला पैसा निकल आता है? क्या चंदे के पैसे से ही पार्टी का आलीशान दफ्तर बना लिया गया? वैसे सच हम सब जानते हैं कि हमारे देश की सरकारें बिना भ्रष्टाचार के नहीं चल सकती हैं। जो कंपनियां पार्टियों को फंड देती हैं, उन कंपनियों का सच ये है कि वो बिना भ्रष्टाचार के नहीं चल सकती हैं, ना ही इतनी बड़ी कंपनी बना सकती हैं इस देश में। इसका मतलब ये है कि सरकार का भ्रष्टाचार से कोरिलेशन होता है और उन कंपनियों के साथ जो इनको फायदा पहुंचाती हैं। क्योंकि एक RTI के जवाब में रिजर्व बैंक ने बताया कि 2014 से लेकर 2018 तक 19,000 से ज्यादा धोखाधड़ी के मामले सामने आए। उनमें बैंकों के 90,000 करोड़ रुपए घोटाले के भेंट चढ़ चुके हैं। 90,000 करोड़ रुपए। ऐसे घोटालों के खिलाफ CBI, ED, IT की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? लेकिन जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही CBI, ED, IT की टीम सक्रिय हो जाती है। दिल्ली में मेयर चुनाव हो रहे थे, तभी मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में समन कर दिया गया और फिर गिरफ्तार। तेलंगाना में आने वाले समय में चुनाव हैं, जहां के मुख्यमंत्री KCR की बेटी के कविता को ED ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव के दरमियान बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ CBI, ED, IT की रेड डाली गई। ऐसा ही कर्नाटक और राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच बीजेपी विरोधियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों के बीच अखिलेश यादव के करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड मारी गई। उनमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, ठेकेदार जगत सिंह, कारोबारी राहुल भसीन और अखिलेश यादव के OSD रहे जैनेंद्र और मनोज यादव के यहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पड़े। कहा तो यह भी जा रहा है कि 2024 में होने वाले आम चुनावों में बीजेपी की हालत खराब होने वाली है, खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, यानी कि हिंदी पट्टी के राज्यों यानी कि यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली जैसे राज्यों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है। एक इंटरनल सर्वे कराया गया था एक बड़ी एजेंसी के द्वारा भाजपा के लोगों ने, उसमें यह दिखाया गया कि आज के डेट में अगर चुनाव होता है, आज के डेट में अगर चुनाव होता है पार्लियामेंट का, तो 40 में से 37 सीटें जो हैं महागठबंधन को मिलेंगी और 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला है, यानी 3 सीटों पर भाजपा को विजय नहीं बता रहे, उन तीनों सीटों पर भी कड़ा मुकाबला जो है बता रहे। तो भाई डर तो असल में 24 का है ना। तो क्या इसी डर से बिहार में लालू यादव
परिवार के खिलाफ मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के नाम पर मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि एक सच और भी है। मनमोहन सरकार और मोदी सरकार के कार्यकाल की अगर तुलना की जाए तो मोदी सरकार के बनने के बाद 2014 से लेकर अब तक 570 बार सो कॉल्ड स्वतंत्र एजेंसियों ने रेड की है, जबकि मनमोहन सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 85 छापेमारी हुई। इस हिसाब से मोदी सरकार में बीजेपी विरोधियों के खिलाफ 340% ज्यादा रेड मोदी सरकार ने कराई। अगर इन आंकड़ों को साल के हिसाब से देखें तो मनमोहन सरकार के 10 साल के कार्यकाल में करीब हर साल 17 रेड विपक्षी दलों के खिलाफ की जाती थी, जबकि मोदी सरकार में हर साल करीब 75 रेड विपक्षी नेताओं के खिलाफ की गई हैं। आपको यह संयोग लग रहा है कि ईडी के केसेस में चौगुना ईडी के केसेस बढ़ गए 2014 के बाद? मोदी सरकार का एक खूबसूरत न्याय यह भी है कि जिन नेताओं के खिलाफ पहले सीबीआई, ईडी, आईटी की कार्रवाई चल रही थी, वो बीजेपी में जैसे ही शामिल हुए उनके खिलाफ स्वतंत्र एजेंसियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जैसे उनको छूट दे दी गई कि आपने जो किया वो सब कुछ सही है। जैसे बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक में भ्रष्टाचार का चेहरा होने के बावजूद कोई जांच नहीं हो रही है, जबकि वो भूमि और खनन घोटाले के आरोपी हैं। इनके यहां से बरामद डायरियों में शीर्ष बीजेपी नेताओं, जजों और वकीलों को भारी रकम देने का जिक्र है, लेकिन बीजेपी को कर्नाटक में उनका साथ चाहिए, इसलिए एजेंसियां शांत हैं। इसी तरह से बेल्लारी के रेड्डी बंधु, जिनको कर्नाटक के 2018 के चुनाव से पहले सीबीआई ने 16,500 करोड़ रुपए के खनन घोटाले में आरोपी बनाया। आरोप है कि उन्होंने भारत की संपदा की खुली लूट की, लेकिन सत्ता के लिए बीजेपी ने समझौता कर लिया और इस मामले को उजागर करने वाले वन सेवा के अधिकारी को मोदी सरकार ने बर्खास्त कर दिया। सोचिए, ये है अधिकारियों की हालत। हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, उन पर जलापूर्ति घोटाले का आरोप बीजेपी ने लगाया। उनके खिलाफ बीजेपी ने लंबा अभियान चलाया था और जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए वैसे ही असम सरकार ने जांच को धीमा कर दिया और बीजेपी सीबीआई जांच की मांग भूल गई। आज उनके साथ सरकार चला रही क्योंकि वो पार्टी में शामिल है। वो एक ऐसे राज्य में है जहां उनकी अहम भूमिका मानी जाती है, वोटर्स के साथ जुड़ाव है उनका, इसलिए उस मामले में किसी तरह की कोई जांच बिल्कुल नहीं की जा रही है। 2017 में सीबीआई ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को व्यापम घोटाले में क्लीन चिट दे दी। इस घोटाले में 40 से ज्यादा लोगों की रहस्यमयी ढंग से मौत हो चुकी है। इसके बावजूद मोदी सरकार के आते ही सीबीआई ने शिवराज सिंह को बरी कर दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए टीएमसी नेता मुकुल रॉय को ले आती है, जिनको नारदा स्टिंग में रिश्वत लेते दिखाया गया था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुकुल रॉय से पूछताछ की थी। मुकुल रॉय शारदा चिटफंड घोटाले में भी आरोपी हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही उनके खिलाफ जांच करने वाली एजेंसियां सन्नाटे में चली गई। रमेश पोखरियाल निशंक, जो मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए 2 बड़े घोटाले करने का आरोप है। एक जमीन से जुड़ा है, जबकि दूसरा पनबिजली परियोजना से जुड़ा है। यह मामला इतना ज्यादा चर्चा में आया था कि बीजेपी को 2011 में निशंक को पद छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ा था, लेकिन आज एजेंसियों को कोई चिंता नहीं है, ना ही उनके खिलाफ कोई अब जांच की सुगबुगाहट सुनाई देती है कि कोई एजेंसी उनके खिलाफ अब जांच भी कर रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने जब से बीजेपी ज्वाइन की, तब से सीबीआई और ईडी को राणे के खिलाफ जांच करने की कोई जल्दबाजी नहीं है, जबकि राणे पर धन शोधन और भूमि घोटाले के आरोप लगते हैं। इनके खिलाफ सालों से जांच चल रही है, लेकिन जब से बीजेपी के पाले में आए तब से जांच एजेंसियों को कोई चिंता नहीं है। सब कुछ अच्छा चल रहा है और सरकार भी अच्छे से चल रही है, क्योंकि उनके साथ ये सब खड़े हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।